नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर और कारगर तरीका है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और बुलेटिन में सबसे पहले जान लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर अब तक क्या कुछ है अपडेट। तो देश में कोरोना से अब तक 1007 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 73 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोरोना के कुल मामले अब 31,332 पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,897 नए कोरोना के मामले आए हैं। 7,696 लोग इस संक्रमण के बाद ठीक हुए हैं, जो एक राहत की खबर भी है। बिहार में मंगलवार को आए 22 नए मामले। वहीं बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या अब 366 पहुंच गई है। झारखंड की बात करें तो यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 105 तक। दिल्ली में सीआरपीएफ के 46 जवान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। दिल्ली में एक जवान की कल कोरोना की वजह से मौत हो गई। और बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर अगर आप नजर डालते हैं तो बिहार में कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ 24 अप्रैल को देखिए, ये संख्या 53 थी। 25 अप्रैल को 28 होती है, थोड़ी कम। 26 को ये 23 होती है। 27 को ये सभी आंकड़ों को तोड़ती हुई 68 पहुंच जाती है, जबकि 28 अप्रैल को 22, यानी कि अब तक के इस ग्राफ में 28 अप्रैल को सबसे कम मामले आए। 22 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए। तो देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। नए इलाकों में कोविड का खतरा मंडराने लगा है। दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है, तो वहीं प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आ रही है। आखिर मिथिलांचल में कैसे पांव पसार रहा है कोरोना, इस रिपोर्ट की पड़ताल के जरिए आप समझिए। दरभंगा में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली से इलाज कराकर एम्बुलेंस से 23 अप्रैल की रात जिले के शोभन गांव पहुंचा युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन गांव में पत्नी को मायके में छोड़कर रिक्शे से दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के मीर शिकार मोहल्ला स्थित अपने घर पहुंचा, लेकिन स्थानीय लोगों ने फौरन इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद उसे डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। फिर कोरोना टेस्ट में वो पॉजिटिव निकला। दिल्ली से एम्बुलेंस के माध्यम से आए थे, तो वो शोभन गांव का रहने वाले हैं और नगर निगम का वार्ड नंबर 20 में उनका मां के घर पड़ता है। दोनों जगह वो गए थे और अगला दिन उनको डीएमसीएच में स्थानीय मोहल्ला के लोगों का सूचना के आधार पर उनको तुरंत डीएमसीएच में अलग कराया गया और उनको जांच कराया तो पॉजिटिव पाया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज की यदि ट्रेवल हिस्ट्री पर नजर डालें तो 14-15 मार्च को युवक परिवार संग दरभंगा से ट्रेन से दिल्ली पहुंचा। 17 मार्च से 2 अप्रैल के बीच वह दिल्ली के एम्स के पास एक लॉज में ठहरा। 4 अप्रैल को दिल्ली के संत परमानंद अस्पताल में युवक का ऑपरेशन हुआ। 10 से 19 अप्रैल तक वह अस्पताल के पास स्थित एक लॉज में ठहरा। 22 अप्रैल को एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से दरभंगा के लिए रवाना हुआ। सफर के दौरान युवक के साथ उसकी पत्नी, चाचा और चाची भी मौजूद थी। फिर 23 अप्रैल की रात सभी एम्बुलेंस से दरभंगा के शोभन गांव पहुंचे। डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में अभी तक युवक के संपर्क में आने वाले 8 लोगों को भर्ती कराया गया है। इनमें 3 पुरुष, 4 महिलाएं और एक 5 साल का लड़का है। वैसे न्यूज 18 पर जिले के एसएसपी का वो दावा आपको सुनाते हैं जिसमें जिले की सीमाओं को सील करने की बात कही गई थी। दरभंगा पुलिस पूरी तरह तैयार है और पहले ही हम लोगों ने जिला के सभी सीमाओं को सील कर दिया है। जितने भी मेन रोड हैं, अंतर जिला सीमा है, उन सबके चेक पोस्ट लगा दिया गया है, सीसीटीवी लगा दिया गया है। वहाँ 3 शिफ्ट में ड्यूटी की जा रही है।
तो ऐसे दावों के बावजूद युवक सपरिवार दिल्ली से दरभंगा तक पहुंच गया और कई सवाल पीछे छोड़ गया। मसलन एम्बुलेंस को गांव में प्रवेश की इजाजत कैसे मिली? दिल्ली से लोगों के आने की सूचना को क्या छिपाया गया? युवक रिक्शा से शहरी इलाके तक कैसे पहुंच गया? युवक को क्वारंटीन करने में विलंब क्यों किया गया? परिवार के सदस्यों को 3 दिन बाद क्वारंटीन क्यों किया गया? सवाल कई हैं जो सीधे प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल उस तंत्र पर जो लोगों को संक्रमण से मुक्ति दिलाने की मुहिम चला रहा है, और सवाल उस शासन पर भी जो लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं कर रहा है। कोरोना का संक्रमण आहिस्ता आहिस्ता बिहार के नए इलाकों में फैल रहा है। मधुबनी के बाद दरभंगा में कोरोना की दस्तक ने तो अब मिथिलांचल के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पटना के पौष इलाके एसकेपुरी में सब्जी मार्केट में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरें आप देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं से कोई ख्याल नहीं रखा जाता हुआ इस दौरान पुलिस वाले कहीं भी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे होंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये पटना के वीआईपी इलाके एसकेपुरी चिल्ड्रंस पार्क के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोग सुबह सुबह में सब्जी खरीदने पहुंचे हैं और एक दूसरे से कितने सटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो भी राजधानी के वीआईपी इलाकों में जहां पे सब्जी मंडी है एसकेपुरी चिल्ड्रंस पार्क के पास। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर साफ साफ इशारा करती है कि लोग मानने को तैयार नहीं, और खासकर पटना भी रेड जोन में आ गया और पटना में 39 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। बावजूद इसके लगातार सरकार की तरफ से हिदायत दी जा रही है, निर्देश दिया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर दिख रही है पटना के वीआईपी इलाके एसकेपुरी चिल्ड्रंस पार्क के पास सब्जी मार्केट का, वो तस्वीर ये बताने को काफ़ी है कि लोग समझने को तैयार नहीं है। सरकार की लगातार कोशिश, और सबसे हैरानी की बात है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन है, एसकेपुरी पुलिस स्टेशन, लेकिन वहाँ के लोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं, जबकि ऐसा बताया गया था कि जो भी सब्जी मार्केट है वहाँ पे पुलिस वालों की तैनाती होगी। लेकिन बावजूद इसके न पुलिस के जवान यहाँ नजर आ रहे हैं और न ही लोग समझने को तैयार हैं। तो ये तस्वीर है पटना के एसकेपुरी चिल्ड्रंस पार्क का, और अभी भी समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना संक्रमण को नहीं तोड़ा जाएगा, उससे जीत हासिल नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे और आपका फर्ज बनता है कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें और खासकर ऐसे जगहों पर पुलिस की तैनाती और बढ़ाई जानी चाहिए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृताज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अब स्वयंसेवी संस्थाएं भी प्रशासन के साथ जरूरतमंदों की मदद कर पाएंगे। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयंसेवी संस्थाओं को एक बड़ी राहत दी है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार का रुख भी एनजीओ के लिए थोड़ा नरम हुआ है, लेकिन अब भी खुलकर सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि इस त्रासदी में वो स्वयंसेवी संस्थाओं को राहत में इस्तेमाल करेंगी। किसी के अगेंस्ट नहीं है ये याचिका, ये सभी को हेल्प करने के लिए। वो राज्य सरकार भी वही करना चाहती है, भारत सरकार भी वही करना चाहती है, हम लोग भी वही चाहते हैं, तो बस इसीलिए फाइल किया। जिलाधिकारियों से मिले और राज्य सरकार को यह भी निर्देशित किया गया था कि आप लोग जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर नोडल ऑफिसर नियुक्त करें, जो नोडल ऑफिसर उन स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय करेंगे और देखेंगे कि कौन सही संस्था है जो कि सही काम कर सकती है, जिनसे सहयोग लिया जा सकता है। हम लोग का बिहार सरकार का क्लियर स्टैंड है कि बिहार सरकार खुद सक्षम है और बिहार सहायता पहुंचाने के लिए मॉनेटरी एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेस आधार पर, तो इसमें हम किसी भी एनजीओज को या सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन को या अदर्स को हम बिहार सरकार परमिट नहीं कर रही है। और एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर नालंदा के किसानों की रात में सब्जी तोड़ने वाली खबर पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने संज्ञान लिया और कहा कि वे इस बारे में संबंधित जिले के एसपी से बातचीत करेंगे। कि आखिर जब भारत सरकार ने तय कर लिया है और राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है कृषि विभाग ने जाकर के, उसमें स्पष्ट है कि फिजिकल दूरी बना करके खेतों में हमारे किसान मजदूर काम करेंगे। फिर उनके बीच में इस तरह का बाधा उत्पन्न करने वाले
जो भी ऐसे पुलिस से संबंधित लोग हैं जिनकी चर्चा आपने की है, हम वहाँ के एसपी से बात करके और इस समस्या का समाधान भी कराएंगे। और जिन लोगों के द्वारा इस तरह से व्यवहार किसानों के साथ किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम प्रशासन को कहेंगे। जमुई में भी सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां खुलेआम यहां पर भी उड़ती हुई तस्वीरों को देखकर आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कई लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। ये भीड़ तब जब लॉकडाउन है और सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही शुरू किया गया है, लेकिन उसमें भी लोगों को ये सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन लोग इस खतरे से अनजान की तरह यहाँ पर भीड़ और हुजूम में आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। कोरोना बंदी में जहाँ पर महामारी से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, लेकिन जमुई में इसकी धज्जियां उड़ रही है। हम अभी खड़े हैं जमुई शहर के सब्जी मंडी में और सब्जी मंडी की ये हालात है। ये हालात हर दिन सुबह देखने को आ रही है, जहां पर लोग लापरवाह दिख रहे हैं। हजारों की भीड़ यहां पर दिखाई देती है। यूं कहे तो सुबह 5 बजे से लेकर 9 से 10 बजे तक, जहां पर सब्जी के बड़े व्यापारी से लेकर छोटे व्यापारी, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, सब लोग यहाँ आते हैं। किसान आते हैं, खरीदार आते हैं। और ये हर दिन का यही हालात है कि यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। कोरोना बंदी का, लॉकडाउन का सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में हो या फिर सामाजिक दूरी, या फिर अगर देखा जाए तो कोई चेहरे पर मास्क लगाना भी पसंद नहीं करता है, चाहे वो व्यापारी हो या कोई हो। अब यूँ कह सकते हैं कि ऐसे में महामारी से लोग कैसे बचेंगे जब ये हालात रहेगा। अब ये हालात में कितना लापरवाही हो रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ये माहौल जो देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क लगा के जरूरी है, कितना लापरवाही यहाँ तो यही तो मौका मिलता है सर हम लोग सब्जी लेने का। क्या यही तो मौका मिलता है, सब्जी लेने का वक्त मिलता है। लेकिन हाँ, डिस्पेंसरी बना के चल रहे हैं हम लोग। लापरवाही तो है, दिखाई दे रहा है। नहीं तो सरकार को चाहिए कहीं खुला मैदान में कहीं पर जगह देना चाहिए इसके लिए। कहीं दिखाई दे रहा है तो प्रशासन को नहीं सब चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालन कैसे होगा, ये तो जरूरी चीज़ है सर। तो इसके लिए जगह देना चाहिए। पचमंदी जैसे हम लोग का जगह है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर दूरी बनाया जा सकता है, समझा नहीं। इनका जैसे कि एक कस्टमर है, इनका कहना है कि हम क्या करें, हम मजबूर हैं, सब्जी खरीदना है। अब प्रशासन की भी जवाबदेही है कि मैदान में इस सब्जी को ले जाए, सड़क के किनारे नहीं ले रखे। ये आबादी वाला इलाका है, यूँ कहे कि मतलब ये सड़क है, बीच सड़क है और ये आबादी वाला इलाका है। और अगर कोरोना संक्रमण यहाँ फैलता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका नुकसान कितना होगा। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं खुलेआम जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये लापरवाही है और इस नुकसान किसी को भी, सभी को उठाना पड़ सकता है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। झारखंड के गुमला में कोरोना को लेकर पुलिस का जागरूकता अभियान जारी है। पुलिस के जवान सड़क पर उतरे और गीत संगीत के जरिए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान एसपी भी खुद जवानों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए आ गए हम आपसे कहने, आ गए हम आपसे कहने, ऐ वतन तेरे लिए। हाँ, घर में रहना, खुश से रहना, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरी माँ हो, तू ही बहन हो, तू मेरी भाईजान हो। तू मेरी माँ हो, तू ही बहन हो, तू ही भाईजान हो। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए।
और खुद देख रहे हैं कि पुलिस के जवान के लिए उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए खुद एसपी मौजूद है और अन्य पदाधिकारी मौजूद है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर में कोरोना को लेकर जिस तरह सख्ती दिखाई जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, सर क्या पर्पस है? कोरोना का फर्स्ट लेवल वॉरियर आजकल पुलिस ही है। जैसे हम लोग लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सख्ती का इस्तेमाल करता है, उस तरीके से लोगों को जागरूक करना भी हम लोग समझ रहे हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी को लेकर के मेरा पुलिस जवान के द्वारा पब्लिक को जागरूक करने का कोशिश यहाँ कर रहा है। अभी धीरे धीरे आप लोग भी देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण हमारा झारखंड में धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मेन कारण यही है कि हम लोग जितना सख्ती से हम लोग पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग अपने मर्जी से बाहर निकलता है और अपने मोहल्ले पे अगर कोई बाहर से आता है उसका खबर पुलिस को देता भी नहीं है। घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन करें, तभी अपने जिला को कोरोना से हम लोग बचा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। बिहार सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब किसान इनपुट अनुदान के लिए 4 मई से फिर से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसकी घोषणा खुद कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने की। आपको बता दें कि प्रदेश में फरवरी महीने में 11 जिले और मार्च महीने में 23 जिले में आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से फसल को काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद विभाग ने किसानों के सहयोग के लिए इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा था, जिसकी अंतिम तारीख 18 अप्रैल थी। इस दौरान कोरोना बंदी की वजह से कई किसान आवेदन नहीं कर पाए थे। अब वैसे किसान ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। किसानों को हम अवसर देंगे ताकि वो अप्लाई करके और अपना क्लेम दें जा करके, और उसके बाद उसका हम जांच करा करके जो प्रक्रिया हमारी जा करके अभी तक करीब 568 करोड़ की राशि हम लोग कैबिनेट से पास करा लिया है जाकर। उसमें हमारा शामिल है फरवरी का और मार्च का, तो पैसे भी आ गए हैं जा करके। अब सिर्फ छूट जो गए हैं उनका आवेदन लेना है। जिन लोगों ने आवेदन दे चुके हैं उनकी जांच करा करके किसान भाइयों के खाते में राशि देना हम लोग शुरू कर दिया है। पिछले साल पटना में हुए जल जमाव ने न सिर्फ प्रशासनिक तंत्र बल्कि सरकारी महकमे पर भी सवालिया निशान लगा दिया था। इस साल बरसात से पहले नगर निगम विशेष रणनीतियों के तहत नाला उड़ाही और जल जमाव को रोकने की बात कर रहा, पर अभी तक आधे काम ही हुए हैं। तो क्या इस साल बरसात में नगर निगम पटना को बचा पाएगा या फिर डूबेगा पटना? बहुत दिक्कत। पिछले साल पटना में जल जमाव की ये तस्वीरें आज भी पटना वालों के जहन में खौफ पैदा कर देती होंगी। जब डिप्टी सीएम से लेकर आम लोग तक डूबते पटना में अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। तमाम दावों के बाद भी पटना को डूबने से बचाने में नगर निगम और पूरी सरकारी मशीनरी विफल रही थी। पिछले साल की फजीहत फिर न हो, इसे लेकर लॉकडाउन में भी नगर निगम ने मोर्चा संभाल लिया है। इस बार भी दावा है पटना को डूबने नहीं देंगे। मेजरली 3 नालों में अभी काम प्रारंभ कर रहे हैं। योगीपुर ड्रेन में, मंदिर नाला में, और जो पटेल नगर का नाला पीछे से आता है उसमें हम लोग शुरू कर दिए। और हम लोगों का टारगेट रहेगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, अप्रैल एंड तक हम लोग जो मशीन से हायरिंग पे हम लोग पॉपलेन इत्यादि सभी मशीनें लेंगे। बाकी वो कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे हैं जो बड़ी मशीनें हम लोग को उपलब्ध हो जाएं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे सारी आउटफुल ड्रेन्स क्लियर हो जाएं। लेकिन क्या वाकई निगम के इस दावे पर यकीन किया जा सकता है? जवाब जानने के लिए नगर निगम की तैयारियों पर गौर कीजिए। दरअसल पटना में 10 बड़े नालों की उड़ाही बड़ी चुनौती है। पटना में नालों की कुल लंबाई 33.6 किलोमीटर है। सफाई के लिए कोई एजेंसी सामने नहीं आई, जिसके बाद नगर निगम ने खुद कमान लिया अपने हाथ में। 10 मई तक सभी नालों की सफाई का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक उड़ाही का आधा काम ही पूरा हुआ है। नगर निगम ने रोज 15 घंटे काम का लक्ष्य बनाया है। हर किलोमीटर नाले पर एक कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जाहिर है नगर निगम का दावा अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि क्या बचे हुए 10 दिनों में पूरे पटना के 10 बड़े नालों की सफाई हो पाएगी? जो बुड़कों के साथ लास्ट टाइम कोऑर्डिनेशन के इश्यूज थे वो हम लोग इस बार इंश्योर करेंगे कि नहीं रहें। बुड़को भी 17 जगह पर नया जो टेम्पररी पंप्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जो बादशाही पैन है वहाँ पर भी टेम्पररी पंप्स को एस्टेब्लिश किया जा रहा है और सम्प हाउसेज हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि इस बार जो लास्ट टाइम के इश्यूज हुए थे वो इस बार नहीं हुए। अब देखना होगा कि नगर निगम के दावे पूरे होते हैं
या इस बरसात में फिर पटना जलमग्न होगा। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट, न्यूज 18। तो न्यूज 18 की आपसे अपील, घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। अपने घर के बुजुर्गों का